गुड मॉर्निंग। बैठो भाई, बैठो बैठो, बैठिए प्लीज। टेस्ट की तैयारी हो गई? चल रही है? कैसे चल रही है? स्लो मोशन में है? स्लो मोशन में चल रही है? चैप्टर खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन बचे हैं? हेनरी लॉ लास्ट डिस्कस हुआ था, एक दो क्वेश्चंस देख लें उस पे। हमने जो फॉर्मूला लिखा था हेनरी लॉ पे वो इस तरीके का था, रीअरेंज करके x वाज 1/kh इनटू प्रेशर। न्यूमेरिकल में बोला था, ये ध्यान रखना कि kh और प्रेशर यूनिट्स में सेम रखें ताकि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस से वो मैच करे। टाइप ऑफ थ्योरी क्वेश्चन दो बनते हैं। अगर प्रेशर नहीं दिया और आप डिफरेंट गैसेस को सेम प्रेशर पे चेक कर रहे हैं ऐसा मानेंगे तो x विल बी इनवर्सली टू kh। अलग अलग गैसेस के kh देखकर हम मोस्टली सॉल्युबल बता सकते हैं। या फिर सेम गैस है, टेम्परेचर सेम रखते हुए अगर 1/kh पार्ट सेम है तो x डायरेक्टली टू p। ये दो तरीके के क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे, लिखिएगा। solubility of O2 gas in water। क्वेश्चन है हेनरी लॉ पे, solubility of O2 gas in water। solubility of O2 gas in water at 298 Kelvin and 200 torr। solubility of O2 gas in water at 298 Kelvin and 200 torr is 0.03 यूनिट दिए ग्राम पर लीटर। solubility of O2 gas in water at 298 Kelvin and 200 torr is 0.03 gram per liter. Find its solubility. Find its solubility. ब्रैकेट में यूनिट अगेन वही है, इन ग्राम पर लीटर। Find its solubility in gram per liter at 298 Kelvin and 500 torr। At 298 Kelvin and 500 torr। (0.075) हेनरी लॉ हमने दो फॉर्म्स में लिखा था। जो स्टार्टिंग फॉर्म था उसमें KH कांस्टेंट की जरूरत नहीं थी, solubility is directly to pressure और S1/S2 is P1/P2। ये 298 केल्विन पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है।
तो आप S डायरेक्टली टू P, इससे जैसी यूनिट में S1 रख रहे हैं उसी में S2 आ जाएगा। प्रेशर्स आपको 200 एंड 500 टॉर में दिए हैं। वर्बली भी कर सकते हैं कि अगर S इज डायरेक्टली टू P तो 200 का 500 होने का मतलब है 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स प्रेशर में इंक्रीज है, सॉलिबिलिटी भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगी, एंड दिस नंबर विल बी 0.075 ग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन है जो इस साल आया था, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा उसमें x इनवर्स टू KH वो फंडा यूज करना था। कई बार ऐसे क्वेश्चन में कुछ बच्चे इतने सिंपल क्वेश्चन को ये कह के गलत करके आ गए कि सर बाकी वाले दो तो हमने बार में गिन दिए, इस वाले को किलो बार में गिन दिया। वो जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा है तो लास्ट की यूनिट सबके लिए कॉमन ही है, ऑल ऑफ देम वर इन किलो बार ओनली। आपको केवल ये देखना है एक्स ऑफ गैस, जिसको हम सॉलिबिलिटी का फॉर्म मान रहे हैं, उसको इनवर्सली टू KH गिना जाएगा। प्रेशर क्वेश्चन में नहीं दिया है, कांस्टेंट प्रेशर हमने माना हुआ है, नो डेटा गिवन, तो वो सेम फॉर ऑल मान के चलते हैं। तो अगर KH में ये नंबर्स अरेंज होते तो 145, देन 35, देन 2 into 10 power minus 5, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आता, और देयरफॉर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर इससे अपोजिट बोलना है। क्वेश्चन तो ये वाला आया था, मैं इसको इस तरीके से पूछ रहा हूं। सिमिलर तरीके के क्वेश्चन को ग्राफिकली इस तरीके से बना के पूछ सकते हैं। यहां पे नंबर्स में KH दिए हैं और उसके इनवर्सली सॉलिबिलिटी प्रेडिक्ट हुआ। यहां पे सॉलिबिलिटी का ग्राफ दे रखा है, तो आप पहले सॉलिबिलिटी में मोस्ट सॉल्युबल देख लें और फिर यही इनवर्स लॉजिक से विच एवर गैस इज द मोस्ट सॉल्युबल उसका KH लीस्ट बोलने में आएगा, तो वो A गैस होगी। मेंटली आप इसमें किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट वाली सिचुएशन एज्यूम करोगे तो आपको उस कांस्टेंट प्रेशर पे A मोस्ट सॉल्युबल दिख जाएगा। अगर A मोस्ट सॉल्युबल है, therefore KH will be least. ठीक है, तो एक S1 by S2 P1 by P2 उस वाले पे भी हो गया हेनरी लॉ का, और जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें KH यूज में आ रहा है उस तरीके के क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं। एक में प्रॉपर न्यूमेरिकल जैसा एनसीईआरटी में एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका डेटा मॉडिफाई करके एक प्रॉपर फुल एंड न्यूमेरिकल और देखिएगा। लिखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है।
बोलो नो। KH for dissolution of, KH for dissolution of CO2 gas in water, KH for dissolution of CO2 gas in water is 1.5 into 10 to the power 5 kPa, kilopascal. KH sealed with CO2 at 2.5 atm and 310 Kelvin. Sealed with CO2 at 2.5 atm and 310 Kelvin. अब इसमें फॉर्मूले से रिलेटेड हर जो छोटी से छोटी बात बताई गई थी वो आपको यहां पे यूज में आते हुए दिखेगी। फाइनल आंसर क्या निकालना है हमें? ग्राम्स में CO2 कितना डिसॉल्व होगा, राइट? अगर फॉर्मूला X ऑफ गैस 1/KH इंटू P ऑफ गैस ऐसा हेनरी लॉ में लिखा गया है, तो पहले RHS साइड पे चलते हैं। RHS साइड पे हेनरी कांस्टेंट CO2 का कितना दिया है? 1.5 10 to the power 5, ये किलो पास्कल था, इसको और इंटू 1000 कर दिया, अब ये पास्कल वाला है, ठीक है? इंटू प्रेशर 2.5 ATM में है, वो हो गया 10 पावर 5 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं साथ में, इंटू 1.01 इंटू 10 पावर 5 लिखते, अप्रॉक्स में 1 ATM, नियरली में 10 पावर 5 मान ले रहे हैं। ये हो गया RHS साइड। अब दोनों यूनिट्स में सेम है, RHS सॉल्व हो जाएगा। इधर क्या चाहिए हमें? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वो देखिए कैसे लिखना सिखाया था, N अपॉन N टोटल, लेकिन यहां बोला था अपॉन में N टोटल में गैस वाले मोल नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहां आपको N गैस बाय N सॉल्वेंट रफली यही गिनना है। ये है आपका LHS पार्ट। तो इधर पूरा पूरा सॉल्व होके जो भी आ रहा है वो देख लें। 5/3 इंटू 10 पावर -3, ये तो इधर की कैलकुलेशन है। इस साइड पे सॉल्वेंट बोलिए क्या रखें? वाटर है जो 500/18, क्योंकि 500 ml वाटर डेंसिटी की वजह से 1 की वजह से 500 ग्राम में भी काउंट होगा। तो नीचे आपने पुट कर दिए पानी के मोल 500/18, क्या बच गया? और ये N ऑफ CO2 आ जाएगा, ये सब 500/18 इंटू 5/3 इंटू 10 पावर -3, ये जो कुछ भी है ये मोल्स का आंसर है। और कहां रुक जाए हम?
मास ऑफ CO2 डिजॉल्व, तो ये जो भी आंसर आता इनटू 44 2.03। क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिएगा एनसीईआरटी मॉडिफाइड। इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से ये एक है, दूसरा मैं वर्बली बोल रहा हूं यहीं पे ऑन द बोर्ड। एक और क्वेश्चन जो हेनरी लॉ में दिया हुआ है वो इस तरीके की लैंग्वेज में है कि H2S गैस has a rotten egg smell, its solubility in water is 0.195 मोलल। मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी के फॉर्म में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, और आपसे STP पर हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S गैस पूछा है। वर्बली मैंने क्या क्या बोला, H2S के लिए क्वेश्चन में एक डेटा दिया है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर 0.195 मोलल पाई गई एट STP। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो STP पे प्रेशर 1 बार आप रख पाते हैं, 1 बार रख पाते हैं। KH हमें निकालना है। इधर X वो जो क्वेश्चन वाले ने मोलैलिटी दी है, अगर मैं उस मोलैलिटी को उतने मोल्स हैं और पर केजी में है ऐसा बोलता, तो वो जो मोल्स हैं वो तो सीधे ऊपर पुट हो जाएंगे, और पर केजी जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम से 55.5 नीचे आराम से मोल्स ऑफ वाटर पुट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन वाला जो हेनरी लॉ में LHS साइड है, मोल फ्रैक्शन, जनरली वो एज इट इज मोल फ्रैक्शन रखने को आपको नहीं देता, लेकिन कुछ भी और ऐसा दिया होगा जिसे आप मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजॉल्व इन वाटर वाले क्वेश्चंस में वो ml में भी दे दे तो कोई इश्यू नहीं है, आप डेंसिटी 1 की वजह से वाटर को ग्राम में मोल्स में आराम से बदल पाएंगे। तो इस तरीके से हेनरी लॉ के 1-2 प्रॉपर फुल लेंथ न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ट्रेडिशनली ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन अ फुल लेंथ न्यूमेरिकल। आएगा अगर फुल लेंथ न्यूमेरिकल तो आना चाहिए अपने को करना। ये है हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल। आखिरी में कुछ चीजें हेनरी लॉ से जुड़ी थ्योरी वाली और लिख रहे हैं, नोट डाल के लिखिएगा। नोट का ये पॉइंट है, राउल्ट्स लॉ कैन बी कंसिडर्ड, Raoult's law can be considered as a special case of Henry's law. Raoult's law can be considered as a special case of Henry's law. ब्रैकेट में लिख दें, कांस्टेंट KH is replaced by pure vapor pressure P0. Raoult's law can be considered as a special case of Henry's law. KH is replaced by प्योर वेपर प्रेशर P0। दोनों का लुक फॉर्मूलों का एक ही जैसा है, और हमने राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऐसा ही लिखा था। यहाँ पे भी प्रेशर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली लीनियरली एक दूसरे के डिपेंडेंट ही बताए गए। तो एक डिफरेंस तो फिजिकल स्टेट्स का है। राउल्ट्स लॉ जनरली 2 लिक्विड्स पे या एक सॉलिड ऑर्डिनल लिक्विड के समय लगाया जाता है, यहाँ गैस इन लिक्विड पे बात चल रही है। फॉर्मूला वाइज हमको बोलना है कि कांस्टेंट दोनों ने अलग यूज किए हैं, यहाँ का जो KH था वो वहां P0 वाला से रिप्लेस हो गया है। बी पॉइंट में लिखिएगा नोट में, हेनरी लॉ is valid only under following conditions.
Henry law is valid only under following conditions. ये 2-3-4 छोटे छोटे थ्योरी पॉइंट्स हैं जिसपे अगर इनमें से कोई कंडीशन हुई तो आप उस गैस पे जबरदस्ती अगर हेनरीज लॉ लगाओगे तो हेनरी लॉ से जो आंसर आएगा वो उसकी एक्सपेरिमेंटल सॉल्युबिलिटी से बहुत इधर उधर आएगा, डिविएशन ज्यादा दिखेगा आपको आंसर में। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। ये दोनों पॉइंट्स का लेना देना एक्चुअली में रियल गैस और आइडियल गैस, जहां केटीजी में आप पढ़ते थे वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन, रियल गैस, उस सब से जुड़ा है। अगर रियल गैस और आइडियल गैस अलग अलग पढ़ाए जाएं, जो अब यहां से अपने केमिस्ट्री के सिलेबस से हट गया गैसियस वाला चैप्टर, तो रियल गैस आइडियल गैस का सबसे बड़ा अंतर बोला जाता था, आइडियल गैस में हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल नहीं मानते, रियल गैस में कम है बट उन्हें गिनना पड़ता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए प्रेशर टेम्परेचर की क्या कंडीशंस रखें कि रियल गैस नियरली आइडियल मानने में आ जाए, तो अगर 2 गैस पार्टिकल हैं, जितना एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे उतना अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी उनमें होगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। ऐसा करने के लिए आपको प्रेशर कम रखना चाहिए था और टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा दूर रखने के काम आएगा, प्रेशर भी कम रखना दूर रखने के काम में आएगा। मैं इस सेट को उल्टा बोलूं, प्रेशर हाई रखने पर मॉलिक्यूल्स पास होंगे, टेम्परेचर लो रखने पर भी गैस कंप्रेस रहेगी, पास पास होंगे, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा दिखेगा, गैस आइडियल से ज्यादा डिविएट करेगी। हमने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गैस का हेनरी लॉ से ओबे होना या डिसओबे होना एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करता है कि वो आइडियल के कितना क्लोज है या आइडियल से कितना डिविएट कर रही है। क्लोजर इज द गैस टू आइडियल बिहेवियर, बेटर इज इट्स ओबेइंग ऑफ हेनरीज लॉ। Higher is the deviation from ideal behavior, higher is the deviation from Henry's law. गैस जितना ज्यादा नॉन आइडियल होगी उतना ज्यादा हेनरी लॉ से डिविएशन ज्यादा आएगा। तो ये दोनों कंडीशन शुड नॉट बी, किस लिए बोले जा रहे हैं, ताकि गैस बहुत ज्यादा नॉन आइडियल बिहेव ना करे। तो ये यहां पे मैं दोनों पॉइंट्स के साथ में लिख दे रहा हूं, गैस डिविएटिंग मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर also deviates from Henry's law. जितना ज्यादा आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएशन गैस ज्यादा शो करेगी उतना हेनरी लॉ वाले आंसर से मिसमैच भी ज्यादा आएगा। दो पॉइंट्स ये हैं और 2 थ्योरी पॉइंट्स इसके नीचे और लिख दें। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट और गैस शुड नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट इन सॉल्वेंट। थ्योरी कंडीशंस, अगर ये पूछा जाए हेनरी लॉ कब लगेगा अच्छे से और कब नहीं, तो ओबे होने के लिए ये सब थ्योरी कंडीशंस जितने फुलफिल रहेंगे उतना गैस पे हेनरी लॉ अच्छे तरीके से लग पाएगा। अच्छे तरीके से लग पाएगा का मतलब यही है कि सॉल्व करे वाले आंसर और एक्सपेरिमेंटल आंसर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है तब। ठीक है, और नोट का एक आखिरी पॉइंट, जो मैंने आपको 3 वर्बली एग्जाम्पल समझा दिए थे हेनरी लॉ एप्लीकेशन वाले, उसमें से एक स्कूबा डाइविंग टैंक वाला जो कंपोजिशन है वो यहां भी लिख लें नोट्स में। टू रिड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ N2 in blood,
to reduce toxic effect of N2 in blood, comma, to reduce toxic effect of N2 in blood, comma, scuba divers use tanks filled with air. Scuba divers use tanks filled with air diluted with helium. Scuba divers use tanks filled with air diluted with helium. और ब्रैकेट में अब परसेंटेजेस लिख दीजिए. 11.7% He, 11.7% helium, comma, 56.2% nitrogen and 32.1 oxygen. Scuba divers use tanks filled with air diluted with helium. ब्रैकेट में परसेंटेज दिए 11.7% helium है, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन. तो जो नॉर्मली आप एयर में दो ही बड़े कंपोनेंट में N2O2 में ही टोटल 100 बांट लेते हैं और अराउंड 79% N2, 21% O2 टाइप बोली जाती है, वो परसेंटेज कंपोजिशन यहां डिफरेंट है. स्कूबा टैंक्स में इस परसेंटेज में एयर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत बहुत बधाई हो आपको. क्या आज खत्म हो जाएगा ये? बढ़िया. इलेक्ट्रो तो बहुत बाद में है अभी. केमिकल, आयनिक, रेडॉक्स, इलेक्ट्रो चौथे नंबर पे है अभी इलेक्ट्रो. पहले केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम है, फिर रेडॉक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रो. केमिकल इक्विलिब्रियम वन ऑफ द इजीएस्ट फिजिकल के चैप्टर्स में से है. उसमें कंसेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, 5, 6, 7 कंसेप्ट में पूरा चैप्टर खत्म है. बेसिक एरिथमेटिक बहुत ज्यादा है. आपको केपी केसी अल्फा वाले जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें गुणा भाग जोड़ घटा स्क्वायर रूट ये सब खूब बार करना पड़ेगा. यू हैव टू बी फास्ट इन योर कैलकुलेशन. स्टेप रिपीटेटिव है. एक बार केपी निकालो चाहे 10 बार निकालो, पैटर्न वही है. एक बार केसी निकालो, 10 बार निकालो, पैटर्न वही है. लेकिन जब जब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदलेगी तो आपकी कैलकुलेशन में जो पावर है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, उनकी वैल्यूज पे फर्क पड़ना है. तो कैलकुलेशन यू हैव टू बी गुड विद. बाकी कंसेप्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला आर्टिकल कोई नहीं होता केमिकल इक्विलिब्रियम में. सबसे शुरू में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस एक हेडिंग लिखें. क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस. रिएक्शंस को कैटेगरीज में बांटने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस एक कैटेगरी ऐसी है जो आप ऑलरेडी काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं. इसमें दोबारा कुछ लिखना नहीं है. ये इन केमिकल काइनेटिक्स हो चुकी है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप रिएक्शंस को रेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते थे, जो है वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस, मीडियम या मॉडरेट, स्लो या वेरी स्लो. स्लो फास्ट मॉडरेट का यूज केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा.
वो जस्ट एक नाम लिख दिया हमने, काइनेटिक्स में ही उसका यूज था। जो दूसरा पैटर्न है उसका यूज यहां पर आएगा। ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आप किसी रिएक्शन को होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस वर्ड का मतलब ऑफ कोर्स क्या है? ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन सेम फिजिकल स्टेट। ये होमोजीनियस मिक्सचर वाली कहानी से अलग है, जैसा सॉल्यूशन वर्ड की डेफिनेशन में था। यहां आपको थ्रू आउट एक ही जैसा फिजिकल स्टेट दिखना चाहिए। चाहे वो हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नीचे S फॉर सॉलिड लिखा हो या L फॉर लिक्विड लिखा हो या G फॉर गैस, बट थ्रू आउट एक सेम फिजिकल स्टेट कंटिन्यू दिखना, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड होमोजीनियस रिएक्शन। हम आगे जाके जब KP/KC लिखना सीखेंगे तो उसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ KP/KC में अंतर होता है, तो आपको इस बात से फर्क पड़ेगा कि रिएक्शन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैसी है। ऑफ कोर्स देन हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब मोर देन वन फिजिकल स्टेट प्रेजेंट इन रिएक्शन। वो अंतर LHS साइड पे भी हो सकता है, RHS साइड पे भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट पूरी रिएक्शन पढ़ने पे कुछ ना कुछ मिसमैच आपको दिखे, सच अ रिएक्शन विल बी हेट्रोजीनियस। कोई भी एक भी अगर मिसमैचिंग है, सॉलिड सॉलिड गैस, तो ये एक डिफरेंट फिजिकल स्टेट की वजह से हम इस रिएक्शन को हेट्रोजीनियस बोल रहे होते हैं। क्योंकि अभी मेरा पर्पज इन्हें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दिखाने का नहीं है, तो अभी मेरे को एरो सिंगल डबल बनाने का इशू नहीं है, मैंने इन्हें सिंगल साइडेड एरो वाला बना दिया। थर्ड टाइप भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑन बेसिस ऑफ हीट। क्या है टाइप्स? एंडो और एक्सोथर्मिक। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो वाले जब डायग्राम बनाए थे, एनर्जी प्लॉट, उस समय पे एंडोथर्मिक कैसे कैसे पहचानते हैं ये लिखा था। बोलिए क्या है तरीका? अगर एक रिएक्शन में R गिव्स P लिखा है तो क्या क्या तरीके हैं जिससे डेल्टा H लिखा आ जाए पॉजिटिव, ये भी एंडोथर्मिक है, या रिएक्टेंट प्लस हीट, ये भी एंडोथर्मिक है, या प्रोडक्ट माइनस हीट, ये भी एंडोथर्मिक है। क्या हो रहा है? ये हुई नहीं क्या पहले 2 क्लास में नशा मुक्ति तुम्हारे? नहीं है तो मुक्ति रहना है, मतलब ये
ना प्रतिज्ञा तुम्हें? अरे कर लो कर लो। ये क्या दो दो प्रतिज्ञा? एक ही। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से ही होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने अपने जिले को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। खड़े हो जाओ आप सब, ऐसे कर लो हेल मोगेम्बो स्टाइल में। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अरे तुम तो करती हो भाई। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद। भैया दो पे मल्ला देना। क्या है आज नशा मुक्ति दिवस है क्या आज? है? करना नहीं है नशा, अब प्रतिज्ञा कर चुके हो तुम। ठीक है, सस्ते नशे महंगे नशे कोई से मत करना। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की जरूरत हमें किस जगह पे पड़ेगी वो समझिए। जहां आगे जाके आप ली चैडेलियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वहां पे रिएक्शंस देकर आपसे फेवरेबल सेट ऑफ कंडीशंस पूछे जाते हैं कि एक रिएक्शन है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, कैसा इसको फेवर करेगा। तो टेम्परेचर का आंसर हाई या लो आप तभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब उस रिएक्शन का एंडो या एक्सो बिहेवियर हमें पता होता है। वहां के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन वाला कुछ ना कुछ हिंट आपको देगा जिससे आपको रिएक्शन एंडो या एक्सो पता हो। कुछ एग्जाम्पल रेयर केस में 10 में एक ऐसे हो सकते हैं जहां उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, आपको बाय सर्टेन लॉजिक खुद ही उसको एंडो या एक्सो डिसाइड करना है। जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट एंडोथर्मिक है। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता दिख रहा है तो मेल्टिंग या फ्यूजन एंडोथर्मिक है। लिक्विड टू गैस में जाना वेपराइजेशन एंडोथर्मिक है। सॉलिड से गैस डायरेक्ट बदलना सब्लिमेशन एंडोथर्मिक है। मोस्टली ज्यादातर जो रिएक्शन में कुछ टूटता दिखे, एक चीज एक से ज्यादा में बदल गई, तो डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं। जैसे ये रिएक्शन है CaCO3, आप सही नाम ही ऐसी रिएक्शंस का होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो गर्म करने पर टूटना। तो CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO plus CO2, PCl5 ऑन हीटिंग PCl3 plus Cl2 बनता है, N2O4 ऑन हीटिंग 2NO2 में बदलता है। तो हीट देने पड़ रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन, यानी मोस्टली डिकम्पोज होना एंडोथर्मिक है। मोस्टली लिख रहे हैं क्योंकि अभी आपको इसमें एक आध कुछ एक्सेप्शन एंडो एक्सो में आगे लिखने को मिलते हैं। इसी तरीके से एक्सोथर्मिक क्या क्या है? हीट रिलीज या इवॉल्व होने वाली रिएक्शन को पहचानने के तरीके हैं, या तो रिएक्शन से अलग डेल्टा H नेगेटिव लिखा हो, या ऐड करके लिखनी है हीट तो कहां लिखेंगे? प्रोडक्ट साइड पे। हीट अगर इवॉल्व होगी तो प्रोडक्ट प्लस हीट लिखा दिखेगा, वो है एक्सोथर्मिक। या रिएक्टेंट माइनस हीट करके लिखना भी एक्सोथर्मिक को डिनोट करता है।
ये इंफॉर्मेशन थर्मो केमिस्ट्री जहां पढ़ेंगे वहां पे भी आपको दिखेगी। वहां अलग अलग 7-8-9 तरह के नाम पढ़ोगे आप, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ एटमाइजेशन। उनमें से ज्यादातर का कुछ एक फिक्स साइन होता है, इक्का दुक्का ही ऐसे आएंगे जिनमें लिखा होगा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी मोस्ट प्रोसेस ऐसे हैं जो या तो थ्रू आउट एंडो वाले हैं या थ्रू आउट एक्सो वाले हैं, और आप उनका डेल्टा एच पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे न्यूट्रलाइजेशन, जब जब एसिड बेस मिक्स हो रहे हो वो परमानेंटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग, वीक, मोनो, डाई बेसिक, इससे हीट के अमाउंट पे फर्क पड़ सकता है लेकिन रिलीज ही होगा। तो इस तरीके से कुछ आपके पास कैटेगरी हैं जो ऑलवेज एक्सो की हैं, कंबस्शन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और मोस्ट करके मैं लिख रहा हूं मोस्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस, ज्यादातर जिनमें जुड़ के कुछ बन रहा हो। ये जो मोस्ट फॉर्मेशन रिएक्शन वर्ड है, इसी में ये 2-3 बस आपको एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं। ये 2-3 रिएक्शन ऐसी हैं जो टेक्निकली इनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन दे आर फाउंड टू बी एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन होने के बावजूद ये मोस्टली वाला पॉइंट फॉलो नहीं करते और फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक टाइप के एग्जाम्पल है। N2+O2 2NO, आपको दो जगह का वायलेशन बोलने को मिल सकता है। फॉर्मेशन मोस्टली एक्सो है, उसका भी ये एक्सेप्शन है। कंबस्शन में भी आप बोलो कि O2 से रिएक्शन को ही तो कंबस्शन बोलते हैं, तो कंबस्शन ऑफ नाइट्रोजन टू गिव NO वो एक्सोथर्मिक नहीं है। N2O2 से NO बनना, ये अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन में है भी, तो N2 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड या NO, तो वो एंडोथर्मिक मान के आपको आगे का आंसर देना होगा। NCl3 वाली जो रिएक्शन है, ये इनऑर्गेनिक में भी आप NCl3 प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे तो यूजेस में NCl3 को एक्सप्लोजिव पढ़ाया जाता है। तो एक्सप्लोजिव वर्ड का मतलब ये कि जब वो एक्सप्लोड होगा यानी डिसइंटीग्रेट होगा तो हाई अमाउंट ऑफ हीट देगा, और बनना टूटना एक दूसरे से उल्टे प्रोसेस है। तो टूटने के समय अगर हीट रिलीज कर रहा है तो बनने के समय एब्जॉर्ब हुई होगी, इसीलिए इसके बनने को हमने एंडो वाला लिखा हुआ है। तो ये 2-3 एक्सेप्शंस है। आपको वेरी रेयर केस में अपने आपसे किसी एग्जाम्पल को खुद एंडो एक्सो गिनना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया आता है। तो ये इनडायरेक्टली आपके होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या एंडो एक्सो कहीं ना कहीं चैप्टर में काम में आएंगे। स्लो, फास्ट, मॉडरेट तो काम में नहीं आएगा। लास्ट कैटेगरी जो अपने काम में बार बार आनी है वो है ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हमारा पूरा चैप्टर रिवर्सिबल रिएक्शंस पे है और उसी बेसिस पे ये आखिरी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। irreversible reactions, ये अभी आज प्रतिज्ञा हो सकता है आपको मजाक लग रही हो, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। जितने ज्यादा अच्छे वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनमें उतने ही ज्यादा लेवल का ड्रग एडिक्शन चल रहा है आज की तारीख में। तो वो जितना जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे वहां, वो पीयर प्रेशर में जो चालू होती हैं चीजें, कई बार वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती हैं। जो पुराने टाइम में, मतलब हम अपने कॉलेज टाइम की बात करें, उस समय पे एडिक्शंस के नाम पे स्मोकिंग, टोबैको, ड्रिंकिंग, ये 2-3 ही चलते थे तब, इस पे दी एंड हो जाता था। अब ये वाले तो सब सस्ते नशे इन्हीं को बोला जाता है आजकल। अब चल रहे हैं सीधे इंजेक्शन। और आप जब मेडिकल कॉलेज में होंगे आपको और इतने तामझाम वाली चीजें पता होंगी जो आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल है, लैब में कोई केमिकल है तो वो बहुत इजीली एक्सप्लॉइट होने की सिचुएशन होती है। आप पे अवेलेबिलिटी भी है उस ड्रग की, आपके पास पीयर प्रेशर भी है कि आप सीनियर्स को वो यूज करते हुए देख रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस होने की वल्नरेबिलिटी रहती है बहुत बच्चों में।
एंड एक ये बहाना रहता ही है कि साहब स्ट्रेस है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, 2 दिन में इतनी सारी पढ़ाई करके एग्जाम देना है. देयर विल बी समटाइम्स कोई ना कोई एक्सक्यूज होगी, उसी के लिए एडवांस में प्रतिज्ञा है ये, कुछ भी हो जाए इस जाल में नहीं फंसना है. ठीक है ना. इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है बताइए. एक ही डायरेक्शन में होती दिखेंगी, पहचानने का तरीका सिंगल एरो बना हुआ आएगा, ये तो है ही सही. अब डेफिनेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में और अंतर है. हमारे चैप्टर इक्विलिब्रियम में टेक्निकली इस रिएक्शन का रोल नहीं है, लेकिन फीचर्स में इसके पता होंगे तो इससे अलग फिर रिवर्सिबल के फीचर्स पता होंगे. ये है प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, जो आपको एरो बना के दिखाया गया है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है. अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन है जो आपने सिंगल साइडेड वाली बनाई, आर गिव्स पी ऐसे लिखा है, तो आपने उसमें टी इक्वल टू 0 पे अगर 10 मोल आर के खाने में लिखे और पी के खाने में 0, तो एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाने का मतलब यह है कि मैं आपसे पूछूं क्या होता दिखेगा, तो आप बोलोगे 10, 9, 8, 7, 6 कम होता हुआ दिखेगा. एंड आफ्टर अ वाइल ये 0 मुझे पहुंच ही जाता, तो दे ऑलवेज गेट कंप्लीटेड. इसमें अपने को वो टेंशन नहीं लेनी है कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पड़ी थी काइनेटिक्स में, उसमें तो कहा था टी 100% इनफाइनाइट होता ही नहीं है. तो क्लोज टू 100 जाना इज गुड इनफ. 99.9 वो भी हो रहा है तो उसको एंड या कंप्लीट ही मानेंगे, परफेक्ट 100 टच करना कोई जरूरी नहीं होता. और ये वो रिएक्शंस है जिनमें कोई इक्विलिब्रियम का चक्कर नहीं है. नो इक्विलिब्रियम इज फॉर्म. नो इक्विलिब्रियम इज फॉर्म. हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर आपके रिएक्शन कराने का तरीका ही डिसाइड करा देगा कि वो रिएक्शन कैसी गिनी जानी है. मैंने लिखा जनरली अकर इन ओपन कंटेनर, तो इसका पर्पस यही है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अगर गैस बना हो, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ गैस बना हो, ये लिखिए. अब ये लिखी है रिएक्शन, अभी इसको सिंगल एरो लिखा था, ये मैं वापस यहां लिख सकता हूं एज्यूमिंग कि मैंने इसे खुले बर्तन में कराया है. CO2 एस्केप कर गई, आप चाहोगी भी तो वापस उसे री अवेलेबल करा के बैकवर्ड में नहीं ले जा सकते. मॉड्यूल में क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स वगैरह में, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इन लाइम किल्न, KILN, चूने की भट्टी, गोज टू कंप्लीशन बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम किल्न गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, तो वो खुली रिएक्शन है, CO2 एस्केप कर गई इस वजह से. वही उसके 4 ऑप्शन में से किसी एक में लिखा होगा. तो अगर कभी भी कोई गैस कंपोनेंट है ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो ओपन कंटेनर होने की वजह से ही वो रिएक्शन बैकवर्ड आना संभव नहीं रहता. इसीलिए मैंने जनरली लिखा है. हर जगह तो आपको ओपन वर्ड से कुछ डिसाइड होगा ऐसा नहीं है, किसी किसी जगह पे हो सकता है. कुछ रिएक्शन तो गैसियस की वजह से कंप्लीट बताई जाती हैं, कुछ रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के यूज की वजह से कंप्लीट बताई जाती हैं. जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां एसिड बेस बार बार पढ़ेंगे. अगर मैंने कहा पानी में HCl डाला गया, तो आप HCl को 100% H+Cl- में टूटा हुआ मान रहे होते हो. NaOH पानी में डाला गया, Na+OH- में 100% उसको तोड़ के दिखा देते हैं. तो ऐसा इसीलिए है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इस समय कंटेनर ओपन क्लोज से अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए कंप्लीटली तोड़ के दिखाया जा रहा है. और इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं, अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनका सॉल्ट प्लस वाटर 100% बन जाता है.
ये बात आगे जाके आयनिक में कैसे पढ़ाई में आएगी, आपके सॉल्ट बनना और वाटर साथ में बनना, फॉरवर्ड डायरेक्शन को कहोगे आप न्यूट्रलाइजेशन। वहां एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में ये रिएक्शन पलट के लिख देंगे कि सॉल्ट पानी से रिएक्ट करके वापस एसिड बेस बना दे। आप वहां हाइड्रोलिसिस एक तरह के सॉल्ट करते ही नहीं है ऐसा बोलोगे, और वो होंगे SaSb वाले सॉल्ट, और SaSb वाले सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं करते का कारण यही छुपा है, क्योंकि जब वो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना तो कैसे बना, इरिवर्सिबल, कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कभी भी पलट के वापस नहीं होगी। इसी वजह से वहां आयनिक में आप हाइड्रोलिसिस ऐसे सॉल्ट्स का होता हुआ नहीं देखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैस कंपोनेंट में ओपन कंटेनर में एस्केप कर गई गैस, इसलिए कंप्लीट हो गई। कुछ जगह पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बट दे वर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, इसलिए वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इरिवर्सिबल ये हैं जिनका अपने लिए डायरेक्टली कोई यूज नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शंस ये हैं जो पूरे चैप्टर में हम केमिकल में पढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स में। यहां से हम कुछ कुछ अंतर बोलेंगे। क्या होगा, पहला बाई डायरेक्शनल है, फॉरवर्ड रिवर्स या फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में एक साथ होती दिखेंगी। कंप्लीट नाम का कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ बैकवर्ड आती जाएगी रिएक्शन। तो 10 मोल अगर आर के लिए, तो उसको कभी भी पूरा पूरा जीरो करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम हमेशा आएगा, आपकी रिएक्शन एंड पे नहीं आ रही, लेकिन कुछ देर के बाद आपको चेंजेस दिखने बंद हो जाएंगे, स्टेबिलिटी की एक सिनेरियो आ जाएगी, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो रिवर्सिबल का पहला क्राइटेरिया है प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, never get completed, equilibrium is always formed. Equilibrium is always formed. और इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट था वो भी जनरली अकर इन क्लोज कंटेनर। कई बार आप एक ही रिएक्शन दोनों जगह के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एज्यूमिंग कि मैंने उसको करने का तरीका बदल लिया। वही कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जो एक चूने की भट्टी में लाइम किल्न में गोज टू कंप्लीशन वाली बात है, वही अगर आप अपने लैब में क्लोज बीकर में करा रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होती दिखेगी और आपको इक्विलिब्रियम आता उसमें मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में तो ओपन या क्लोज्ड वो क्राइटेरिया मेनली आपके काम करेगा। आयनिक में व्हेन वी विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रोलाइट्स तो वहां बीकर के ओपन क्लोज से मुद्दा नहीं रहेगा, वो नेचर में स्ट्रॉन्ग वीक कैसा है, अल्फा उसका कैसा है, उसके बेसिस पे कंप्लीशन डिसाइड होगा। तो वहां के भी एक दो एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस ये कंप्लीट नहीं होते। ये चीज अपने मॉड्यूल के एक क्वेश्चन में आपके काम में आ रही होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, आपको KNO3 एक कंपाउंड दिया है, CH3COOH एक कंपाउंड दिया है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स P1 P2 बोल के कंपेयर कराए गए हैं। दोनों की मोलैरिटी सेम दे रखी है। जब आप ICRT फॉर्मूला लिखते हैं, कंसंट्रेशन दोनों में सेम दी है, R दोनों का सेम है, T भी दोनों का सेम है, CRT पोर्शन हट जाएगा तो I डिसाइड करता। अगर आप इसको तोड़ोगे तो भी ये 2 में टूटना है, इसको तोड़ोगे तो भी 2 में टूटना है, N दोनों के लिए 2 है, लेकिन स्टिल आंसर P1 इक्वल टू P2 नहीं है, क्योंकि आप I को N के बराबर मान लेते हो, बट वो बात केवल स्ट्रॉन्ग के लिए ही हो सकती है कि अल्फा नहीं दिया और 1 मान लिया। ये
आई एन के बराबर शो करता, क्योंकि सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये अल्फा में 1 होगा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से छोटा आएगा, तो आपको इसका आई 1 से तो बड़ा मिलेगा बट 2 से छोटा मिलेगा। ये क्वेश्चन है अपने सॉल्यूशंस के मॉड्यूल में, तो इनके P1 P2 आप सेम नहीं बोलोगे, वैसे ही हमने यहां दिखाया। अगर कोई भी वीक एसिड या बेस है तो उसको 100% तोड़ा नहीं जाता है, उसका कुछ पार्ट आयंस में टूटेगा, कुछ अनडिसोशिएटेड बचेगा भी। और सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन, जो एग्जांपल लिखा, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग को छोड़ के बाकी सारे न्यूट्रलाइजेशन रिवर्सिबल यानी इनकम्प्लीट होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ SASB, दोनों स्ट्रॉन्ग वालों का वो रिवर्सिबल है। अदर देन दैट ऑल 3 पेयर्स, उनमें हमेशा रिवर्सिबल यानी कंप्लीट ना होने की टेंडेंसी होती है। इस सब तो बहुत सारी छुट्टी है, 2 दिन काम करना है बस। और है 19 की आ गई छुट्टी तुम्हारी, है ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया? क्या बोला किसने? अभिषेक सर ने बताया। अभिषेक सर ने पहले 4 तारीख का मई में भी बताया था तुम्हारा। अभी 50-50 है, कोशिशें जारी हैं। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, हमें सामूहिक रक्षाबंधन मनाना है, हम तो आएंगे, राखी पे आएंगे, सुबह वाले शाम वाले सब हम एक साथ राखी मनाना चाहते हैं। 50-50 है, कुछ कुछ बैचेस में होने चालू हो गई अनाउंसमेंट, अपने आके अभी श्योरिटी नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है। क्या प्रोटेस्ट का कोई काम ही नहीं है, हम तो छुट्टी अपनी हमारे खाते में है, हम तो मार लेंगे। और क्या, हम तो हैं छुट्टी पे मंडे तक, तो और क्या, पहले से अप्लाई कर रखे हैं हमने। तो जा रहा हूं मैं तो घूमने। तो चाची तो जाएगी साथ में भैया, और क्या। माना 15 अगस्त आ रहा है, इतना भी लेकिन नहीं है चाची ने कहा जाओ आजाद किया तुम्हें, ऐसा नहीं हो रहा भैया। बताइए इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या समझे? अगर R गिव्स P रिएक्शन T इक्वल टू 0 पर 10 मोल R से चालू करें और ये 0 हो, तो जैसे 10 माइनस एक्स लिखा जाता था और उधर सेम कोफिशिएंट है तो x लिखा जाता था, तो फिर इसी में इक्विलिब्रियम वर्ड को समझाना हो तो ऐसा बोल देना कि 10 से खर्च होते होते 5 हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये नहीं है इक्विलिब्रियम। क्यों? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ऐसा नहीं होता तराजू में दोनों साइड बराबर आ गया, 5 बराबर 5। ये मे और मे नॉट बी ट्रू हो सकता है कि 5 इक्वल टू 5 पे ही इक्विलिब्रियम आ जाए, बट मोस्टली इट वुड नॉट बी करेक्ट। क्योंकि पहली चीज, अगर तराजू में बराबरी वाला सिनेरियो होता भी तो तराजू में मोल से मोल की बराबरी तो होगी नहीं, ग्राम से ग्राम की होती तो इनके मॉलिक्यूलर वेट तो तब भी अलग ही होंगे। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा ही होता कि 10 में से 5 खर्चा कर दो तो इधर बराबर उधर बराबर ऐसा दिखने लगेगा, इफ दिस वुड हैव बीन कॉल्ड इक्विलिब्रियम, तो ये अभी चैप्टर ही खत्म है हाथों हाथी फिर।
ये तो हाफ लाइफ हो गया, 10 का आधा 5 कर दो तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है. दिस इज मोस्टली रॉन्ग. इन सम केसेस इट माइट बी ट्रू ऑल्सो. आपका जो इक्विलिब्रियम वर्ड है उसको मोल्स में बराबरी, ग्राम्स में बराबरी, वॉल्यूम में बराबरी, इससे कोई लेना देना नहीं है. उसको चाहिए स्पीड में बराबरी. जो आपने दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन इज प्रोसीडिंग ऐसा बोला, तो आप रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डिफाइन करेंगे. शुरू में आपको वो RF RB अलग अलग दिखेंगे. आप उस रिएक्शन को चलते रहने दीजिए. आपको दिखेगा RF हाई से कम की तरफ आता जाएगा, RB कम से ज्यादा की तरफ आता जाएगा. देयर विल बी अ टाइम वेयर RF एंड RB विल बी इक्वल, और उसके बाद इक्विलिब्रियम विल बी फॉर्म्ड. ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा? RF RB बराबर हो गए, फिर अपने रास्ते निकल लिए. अगर इक्विलिब्रियम का वर्ड का मतलब है स्टेबल हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद फिर वापस अलग अलग इधर उधर नहीं जा सकते. एक बार इक्वल होंगे और इक्वल टू ही चलते चले जाएंगे. वंस इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड, अपने आप से वो कभी भी खुद से डिस्टर्ब नहीं होगा. आप ली चाइल्ड प्रिंसिपल में ऐसे काम करेंगे कि P इज एडेड, प्रेशर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज एडेड, ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. अगर होगा तो फिर आगे जाके फिर कभी ना कभी RF नॉट इक्वल टू RB आ जाएगा. बट एज्यूमिंग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तो एक बार रेट बराबर होने के बाद इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इक्वल. ठीक है, तो लिखिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं. इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कॉमा, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कॉमा, forward rate is maximum. Forward rate is maximum initially. Forward rate is maximum initially and decreases with time. And decreases with time. And decreases with time. While backward rate is initially zero. While backward rate is initially zero and increases with time. Backward rate is initially zero and increases with time. वापस बोल रहा हूं, in a reversible reaction, forward rate is initially maximum and decreases with time, and backward rate is initially zero and increases with time. ऐसा ही क्यों हो रहा होगा? क्यों? RF को इनिशियली मैक्सिमम और कम होते जाना ही क्यों है? अगर आपने A gives B रिएक्शन लिखी, मैंने अभी आपको इस चैप्टर में अलग से लोमा यानी लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ हम पढ़ चुके, और हमने ऐसा सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन, मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के समय समझा हुआ है कि लोमा और रेट लॉ में क्या समानता या अंतर है. क्या होता था? रेट लॉ के समय एक्स एंड वाई करके ऑर्डर में पावर लिखते थे जो कोफिशिएंट के बराबर मे और मे नॉट भी होती थी. लोमा में बोलते थे हमेशा पावर वही आएंगी, तो वो तो और आसान वाला ही था ना. मैं कुछ देर के लिए ऐसा मान भी लूं कि जो कोफिशिएंट है वो पावर में नहीं आना और कुछ और पावर आनी है, तो फॉरवर्ड के समय ए की पावर एक्स ऐसा कुछ तो रही होगा ना. अगर ये अब लोमा आप पढ़ोगे तो ये ए की पावर में 1 ही आना है. यहाँ अगर ए गिव्स बी रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से ए पे पावर 1 ही आएगी. मैंने कहा नहीं भी आ रही होती तो एक्स कुछ तो आ रही होती ना.
तो आपको ए पे डिपेंडेंस दिखेगी किसकी, फॉरवर्ड रेट की, क्योंकि जाते समय रिएक्टेंट ए ही है। ऐसे ही मैंने अगर पूछा होता बैकवर्ड रेट के लिए क्या होगा, तो आप उसका के भी अलग नाम से लिखोगे, बैकवर्ड के समय बी टू सर्टेन पावर ऐसा लिखते। अभी यहां बी पे भी पावर 1 ही आएगी, लेकिन कुछ देर के लिए मैंने बी पे पावर वाई ऐसा मान लिया। तो आप खुद से समझ लीजिए, ये लैंग्वेज अब आपको सेट बैठते हुए दिखेगी। पढ़िए ऊपर क्या लिखा है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड रेट इज मैक्सिमम इनिशियली। ए नाम के रिएक्टेंट को टी बराबर 0 पे जितना लिखोगे आप, उससे बड़ा तो वो कभी भी नहीं होगा ना। आपने 10 मोल लिया तो 10 के बाद तो उसे 987 कम ही होना है। तो रिएक्टेंट इनिशियली मैक्सिमम है, इसलिए फॉरवर्ड रेट भी मैक्सिमम से चालू होता है। ए टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड। ये रिएक्टेंट है, ए डिक्रीज होगा तो फॉरवर्ड रेट भी डिक्रीज हो रहा होता, तो फॉरवर्ड रेट डिक्रीज होता है। यही लिखा है पैराग्राफ में। यही कहानी बी के लिए होती तो इनिशियली यहां 10 मोल लिखा तो वहां तो 0 लिखेंगे ना। तो इनिशियली बी के खाने में 0 आएगा, तो बैकवर्ड रेट भी 0 से चालू हो रहा है, पर बी 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा, देयरफॉर बैकवर्ड रेट भी बढ़ता जाएगा। एक डिक्रीजिंग विद टाइम आना है और एक इंक्रीजिंग विद टाइम आना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, आफ्टर सर्टेन टाइम, after certain time, comma, forward and backward rates become equal. After certain time, comma, forward and backward rates become equal and equilibrium is established. After certain time, forward and backward rates become equal and equilibrium is established. ये है ग्राफिकली इक्विलिब्रियम को दिखाने का तरीका। अगर ये ग्राफ रेट वर्सेस टाइम बनाया जाए, तो जो मैक्सिमम से डिक्रीजिंग दिख रहा हो उसको आर एफ या आर फॉरवर्ड मार्क कर दें, 0 से जो बढ़ता हुआ दिख रहा हो उसे आर बी या बैकवर्ड रेट मार्क कर दें। जहां आर एफ आर बी बराबर हो जाएं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अगर किसी थ्योरी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आया, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन चालू हो गए। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन और ऑप्शन चालू हो गए। पहले ही ऑप्शन में लिखा है आर एफ एंड आर बी आर इक्वल। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इतना बोल के ऑप्शन चालू हो गए। पहले ऑप्शन में लिखा है आर एफ एंड आर बी आर इक्वल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रिवर्सिबल रिएक्शन में आर एफ आर बी हर समय पर बराबर नहीं थे। तो जब तक आपने इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ, तो केवल रिवर्सिबल रिएक्शन बोलने पे आर एफ इक्वल टू आर बी इज नॉट करेक्ट। इसीलिए मैंने लिखा बिफोर इक्विलिब्रियम आर एफ आर बी बराबर नहीं थे। आर एफ वॉज नॉट इक्वल टू आर बी बिफोर इक्विलिब्रियम। ये वाला जोन जो है इसमें आर एफ अलग है और आर बी अलग है। और मुझे क्लियर बोलना है तो मैं बोलूंगा आर एफ ग्रेटर आर बी है इस वाले जोन में। एट इक्विलिब्रियम क्या है जवाब, आर एफ इक्वल टू आर बी है, और आफ्टर आफ्टर पे भी इक्वल ही है।
ग्राफ में भी आप ऐसा ही दिखा रहे हैं कि वो एक बार इक्वल टू हुए तो उसके बाद वो कंटिन्यू इक्वल चलते जा रहे हैं, यानी आर एफ इक्वल टू आर बी मेंटेन चल रहा है। एक बार आर एफ इक्वल टू आर बी होने के बाद वापस से वो ग्रेटर लेस या अनइक्वल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो हो जाते जब आप ली चैटेलियर में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अगर किसी चेंज से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो कुछ देर के लिए वापस आर एफ नॉट इक्वल टू आर बी हो सकता है, लेकिन फिर जब आप उस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, तो वो सारा काम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि वापस से इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई रिएक्शन ऐसी लिखी A + 2B गिव्स C, और आगे के ली चैटेलियर प्रिंसिपल में आपको ये सिखाया जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे किसी काम को करने से अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो रिएक्शन उससे उल्टा काम करने की कोशिश करती है। तो अगर मान लीजिए एक बार इक्विलिब्रियम आ गया था और फिर मैंने आपसे कहा A is added, आपने A को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन उस A के एडिशन की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता हुआ मानेगी, और आपके उस चेंज को काउंटर करने के लिए वो उस A को खर्च करके वापस इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा आपका, कुछ देर के लिए आर एफ इक्वल टू आर बी नॉट इक्वल में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा A खर्च होके रिएक्शन का री इक्विलिब्रियम आता, क्या हो जाएगा, उसके बाद वापस आर एफ इक्वल टू आर बी दिखने लगेंगे। तो अगर कंटिन्यू में इक्वल टू दिखाता जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने बाहर से उसको कोई ऐसा चेंज नहीं दिया है जिससे उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन चल रहा है, तो बाद के लिए भी आंसर आर एफ इक्वल टू आर बी कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड आए और ग्राफ बना बनाया पूछ के वो आपसे बोले which of the following graph correctly represents equilibrium position, which of the following graphs correctly represents equilibrium condition या position, तो आपके पास अभी प्रेजेंटली केवल एक ही ग्राफ बना दिख रहा है विच इज रेट वर्सेस टाइम, और मैंने कहा उसमें जहां बराबरी होते दिखेगी इसको आप इक्विलिब्रियम का आंसर दे दोगे। तो अगर R वर्सेस T ऐसा बना आ रहा है या R वर्सेस T ऐसा बना आ रहा है, ये सारे गलत वाले होंगे। R वर्सेस T हमेशा एक जगह जाके मिलेगा और कंटिन्यू सेम चलता जाएगा। दिस इज द वन एंड ओनली वन ग्राफ जो रेट वर्सेस टाइम में करेक्ट है फॉर इक्विलिब्रियम। अब मैंने एक दूसरा डिस्कशन चालू किया और वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मैंने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया ही नहीं, मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। तो वो 3 तरीके का बनवाऊंगा अभी मैं, ऐसा वाला भी, ऐसा वाला भी और ऐसा वाला भी। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट अपने अलग अलग सिचुएशन में। अगर ये C वर्सेस T का ग्राफ हुआ तो कंसंट्रेशन में R इक्वल टू P हो जाने को इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, ये डिस्कशन शुरू में अभी हुआ ही था कि 10 का 5 हो जाने को इक्विलिब्रियम बोलते, तो वो तो एक तरह से टी ऑफ वाली बात हो जाती। यहां पर क्या है सिचुएशन, आप उसको एक जनरल एग्जांपल से समझें। मैंने कहा A और B नाम के 2 किड्स हैं जो पार्क में कैच खेल रहे हैं, और इसके पास एक बैग में सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स हैं, इसके पास भी एक सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स हैं। लेट सपोज इस पे है 50 और इस पे है 80। इनको एक दूसरे की तरफ अपने बैग में से बॉल निकाल के थ्रो करना है। स्टार्टिंग आपकी जो है वो कह रही है आर फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन आर बैकवर्ड, ये वाला है आर फॉरवर्ड। मैंने कहा ए हर सेकंड 2 बॉल उधर फेंकता है और हम बोल रहे हैं बैकवर्ड वाली रेट कम है, तो मैंने कहा बी उधर 1 ही बॉल पर सेकंड फेंकता है। दोनों कैच खेल रहे हैं बट स्पीड अलग अलग होने का मतलब समझा रहा हूं कि मैंने स्पीड ऑफ थ्रोइंग द बॉल्स अलग अलग है। ए जितनी देर में 2 बॉल फेंक दे रहा है उधर, बी उतनी देर में 1 ही बॉल फेंक पा रहा है। ऐसा काम 5 सेकेंड तक हुआ, ऐसा काम 5 सेकेंड तक हुआ। अब नंबर ऑफ बॉल्स कहां कितनी है,
होगा ऐसा ही कि नहीं? क्यों? ये दो फेंक रहा है, वापस एक एक ही आ रही है, तो हर सेकंड इसको एक बॉल का घाटा हो रहा है ना। अगर ऐसा 5 सेकंड तक चला तो ये नेट 5 लॉस पे आ जाता और 45 हो जाती। ये वाले को हर सेकंड एक एक बॉल एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 5 सेकंड में 5 एक्स्ट्रा मिलके 85 हो जाता। 40 से 55 डिक्रीज हुआ, 80 से 85 इंक्रीज हुआ। ये आपको दिखेगा। कब तक दिखेगा? जब तक गिव एंड टेक की स्पीड बराबर नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद ए ने बोला कि भैया मैं तो दो फेंक रहा हूं, तुम उधर से एक ही फेंक रहे हो, ये तो मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है। नियम में चेंज, करेक्शन। अब जितनी मैं बॉल फेंकूंगा तुम्हें भी उतनी ही बॉल फेंकनी है। और 5 सेकंड बाद से अब दोनों दो बॉल पर सेकंड, दो बॉल पर सेकंड, दो बॉल पर सेकंड ही फेंक रहे हैं। 20 सेकंड और गुजर गए। बताइए अब किस पे कितनी बॉल है? अब ये 45 से ना कम ना ज्यादा होनी है, ना ये 85 से ना कम ना ज्यादा होनी है। क्यों? क्योंकि जितने गए उतने आए, जितने गए उतने आए। अब आपको नेट ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट आने लगेगी, सामने वाले की वैल्यू भी कांस्टेंट आने लगेगी। क्या ये एक दूसरे के साथ बराबर है क्या? नहीं, दे मे और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन अपनी टेबल में इनको फर्दर डिक्रीज इंक्रीज दिखना बंद हो जाएगा। इससे पहले की टेबल इसकी कैसी बनी होगी? हर सेकंड में एक का लॉस, 49, 48, 47 इसको घाटा दिख रहा होगा, और यहां के बाद 45, 45, 45 कांस्टेंट आने लगेगा। इसको क्या दिख रहा होगा? वहां तक 81, 82, 83 इंक्रीज दिख रहा होगा, फिर 85, 85, 85 कांस्टेंट आने लगेगा। तो आपको दो वर्ड्स का अंतर समझ में आना चाहिए। दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों शब्द एक दूसरे से अलग है। इक्वल बोलने के लिए क्या करना होता है? सामने वाले की टेबल में झांकना है, मेरा नंबर आपका नंबर बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट होने के लिए मुझे अपनी पिछली टेबल में झांकना है कि मेरा आंसर मेरे पिछले आंसर से बढ़ घट के आ रहा है या नहीं। तो कब हो जाएगा इक्विलिब्रियम? जब रिएक्टेंट फर्दर डिक्रीज होना बंद कर दे और सेम आने लगे। ठीक उसी मौके पर प्रोडक्ट भी फर्दर इंक्रीज होना बंद कर देगा और कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन है, आप क्या बना रहे हूं इस ग्राफ में कि सर टाइम इधर एक्स एक्सिस पे है, यहां तक आपने आर को डिक्रीजिंग दिखाया और फिर कांस्टेंट करा दिया। ये पी का ग्राफ है, आपने यहां तक पी को बढ़ते दिखाया फिर कांस्टेंट कर दिया, तो कर तो दिया ना कांस्टेंट, लेकिन दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो और ये ठीक सेम टाइम पे ही कांस्टेंट होंगे। अगर इनका इक्विलिब्रियम यहां से आना है तो यहीं से दोनों कांस्टेंट होंगे, यहां से आना है तो यहीं से ये दोनों कांस्टेंट होंगे। एट द सेम टाइम आर स्टॉप्स डिक्रीजिंग फर्दर, ठीक उसी समय पे पी विल स्टॉप इंक्रीजिंग फर्दर। आ रही बात समझ में? लिखिएगा पैराग्राफ फॉर्म में। रेट वर्सेस टाइम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे कंसंट्रेशन टाइम की बात चल रही है। आफ्टर इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, आफ्टर इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, आफ्टर इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, कॉमा, moles of reactant, moles of reactant consumed per second, moles of reactant consumed per second are equal to moles of reactant formed per second। दोनों बातें reactant की ही बोली है मैंने। After equilibrium has been reached, moles of reactant consumed per second is equal to moles of reactant formed per second। ब्रैकेट में लिख दें, ड्यू टू इक्वल रेट्स इन बोथ डायरेक्शंस।
ड्यू टू इक्वल रेट्स इन बोथ डायरेक्शंस। ड्यू टू इक्वल रेट्स इन बोथ डायरेक्शंस, ब्रैकेट के आगे कंटिन्यू है। सिमिलर बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन प्रोडक्ट ऑल्सो, उसके भी कंज्यूम्ड और फॉर्म्ड बराबर दिखने लगेंगे आपको। सिमिलर बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन प्रोडक्ट ऑल्सो। Hence we can say that concentration of reactant and product becomes constant at equilibrium, becomes constant at equilibrium। और आखिरी में ब्रैकेट में लिख दें may और may not be equal। may और may not be equal। कंसंट्रेशन टाइम में एक नहीं बल्कि ये 3 ग्राफ पॉसिबल हैं। पहले नंबर वाला जो सबसे आसान है वो रेट वर्सेस टाइम का कॉपी दिखेगा। जैसे रेट बराबर हो गए थे वैसे ही आर और पी की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए उसी समय से इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग आपको दिख सकती है। लेकिन कंसंट्रेशन में 2 और सिनारियो भी हैं। जहां पर इक्वल होने को आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे। जिस जगह के बाद से आपको रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज होने के बजाय स्ट्रेट लाइन दिखने लगे, ठीक उसी मोमेंट से प्रोडक्ट भी इंक्रीज ना होते दिखकर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन दिखने लगे, वो है इक्विलिब्रियम। वो इक्वल वाले पॉइंट पे भी आ सकता है जैसे पहले ग्राफ में है, और अनइक्वल वाले जगह पे भी आ सकता है। ये ड्रॉ करने से पहले एक बार ये नंबर्स मैंने साथ में समझा रखे हैं, इनको समझ लीजिए। मैंने 6 मोल आर लिया, पी 0 था। 6 5 4 3 करते करते 0 1 2 3 करते करते 3 वो पॉइंट है जिसपे ये दोनों आमने सामने भी बराबर है और उसके बाद ये फर्दर कांस्टेंट भी हो गए। तो ये आपका पॉइंट रहा होगा 6 5 4 3 0 1 2 3 3 पे दोनों इक्वल भी हो गए, कांस्टेंट भी हो गए। तो ये पिछले वाले से सिमिलर दिख रहा है। दूसरे वाले ग्राफ में मैंने बोला 6 5 4 3 0 1 2 3 3 पे बराबरी आई, लेकिन 3 पे कांस्टेंट नहीं हुए। ये वाला 3 से और घट के 2 हुआ, वो वाला 3 से और बढ़ के 4 हुआ, फिर 2 2 2 4 4 4 कांस्टेंट आने लगे। ये ऐसा दिखेगा। 6 5 4 3 यहां आया होगा, 0 1 2 3 यहां आया होगा, लेकिन ये 3 के बाद और 4 हुआ, फिर 4 पे कांस्टेंट हुआ। ये 3 से और डिक्रीज होके 2 हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इंटरसेक्शन वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट है जिसके आगे से ये दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं। इस समय प्रोडक्ट वैल्यू में बड़ा है इक्विलिब्रियम में,
एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और इंटरसेक्शन हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है जैसा इस तरह के डेटा से दिखता है आपको। 6 5 4, 4 पे कांस्टेंट हो गया, 0 1 2, 2 पे कांस्टेंट हो गया। जब वो कांस्टेंट हो गए तब तक उन्हें आपस में इक्वल होने का मौका नहीं मिला है, तो ये हुआ 6 5 4, 4 पे सीधा हो गया, 0 1 2, 2 पे ही सीधा हो गया। तो इवन नॉन इंटरसेक्टिंग में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। कंसंट्रेशन के लिए सही कंडीशन क्या है? कांस्टेंट हो जाना। रेट में क्या है? इक्वल हो जाना। इक्वल इज अ डिफरेंट वर्ड, कांस्टेंट इज अ डिफरेंट वर्ड।